नमस्कार। कोटा यूनिवर्सिटी के आर्ट्स स्ट्रीम के सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के द्वितीय पेपर राजस्थान का इतिहास प्रारंभ से 1956 ईस्वी तक में एक लंबा कालक्रम अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया गया है। सामान्यतया इतिहास को उसके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विभागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिससे अध्ययन के लिए पर्याप्त समय और स्कोप उपलब्ध हो सके। राजस्थान के इतिहास की मूलभूत घटनाओं से अवगत कराना सिलेबस के निर्माताओं का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन अगर राजस्थान के इतिहास की घटनाओं को एकाकी रूप से राजस्थान से संबंधित करके देखा जाए तो इतिहास का सांगोपांग अध्ययन करने में वो मददगार साबित नहीं होगा। आवश्यक है कि राजस्थान के इतिहास को भारत के बृहत्तर इतिहास के साथ समागम करते हुए देखा जाए और ये देखा जाए कि राजस्थान का इतिहास भारत के इतिहास को किस तरीके से संपन्न बनाता है या भारत के इतिहास की तुलना में राजस्थान ऐतिहासिक दृष्टि से कितना कमज़ोर रहा है। भारत में इतिहास के प्रारंभिक बिंदु पाषाण युग के समय से ही राजस्थान में ऐतिहासिक परंपरा का विद्यमान होना पाया जाता है। भारत में पाषाण संस्कृति 4 या 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है, जबकि सोन नदी की घाटी में पाषाण युगीन अवशेष पाए गए थे। राजस्थान में पाषाण युग के समस्त चरणों के अवशेष पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं, जो कि दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के खास तौर से बनास, चंबल और लूनी नदी की घाटियों में पाए गए हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इतिहास के प्रारंभ होने के समय से ही राजस्थान भारत के इतिहास में अपनी भूमिका का निर्वाह करने लगा था। पाषाण संस्कृतियों के पश्चात भारत की प्राचीनतम सभ्यता सैंधव सभ्यता का आगाज होता है। सैंधव सभ्यता के स्थलों के आश्रय के रूप में एक बड़ी नदी सरस्वती नदी का प्रवाहित होना राजस्थान में पाया जाता है और सरस्वती नदी के किनारे पाई गई बस्ती कालीबंगा से न केवल सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के वरन पूर्व सैंधव और उत्तर सैंधव चरण के साक्ष्य भी पाए गए हैं। उत्तर सैंधव काल में पाई जाने वाली भारतीय सभ्यताओं की समकालीन सभ्यताएं भी राजस्थान में पाई गई हैं। ये सभ्यताएं प्रमुख रूप से दक्षिणी राजस्थान में पाई गई आहड़ की सभ्यता है और मध्य राजस्थान में पाई गई बैराठ की सभ्यता है। भारत की जो मुख्य ऐतिहासिक परंपरा है, जो आर्यों से प्रारंभ हुई मानी जाती है। आर्य में जनों से जनपद बने और जनपदों से महाजनपद बने, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से सुस्पष्ट हुए। इन 16 महाजनपदों में एक बड़ा महाजनपद मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। अतः कहा जा सकता है कि आर्यों के निवास स्थल के रूप में राजस्थान आर्यों का निवास स्थल था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात आने वाले मुख्य ऐतिहासिक चरणों मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल यानी कि ईसा पूर्व 600 से लगाकर ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी तक राजस्थान भारत के इतिहास की मुख्य केंद्रीय शक्तियों के राजनीतिक रूप से अधीन रहा है, उनके साम्राज्य का अंग रहा है। मौर्य काल में मौर्यकालीन अवशेष बैराठ में पाए गए हैं, जो कि राजस्थान का मौर्य साम्राज्य का अंग होना सुनिश्चित करते हैं। राजस्थान मौर्योत्तर काल में शक और कुषाण साम्राज्य के अधीन था और गुप्त काल में गुप्तों के साम्राज्य के अधीन था। इस समय राजस्थान के जो राज्य हैं वो गणों के रूप में थे और जिन गणों
को मुख्य रूप से अध्ययन किया जाना है वो मत्स्य के अलावा मालव और शिवी का अध्ययन किया जाना है। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत के इतिहास में एक नई प्रवृत्ति जिसको कि राजनीतिक विखंडन की प्रवृत्ति और सामंतवाद की प्रवृत्ति माना जाता है प्रारंभ होती है, जो कि 700 से प्रारंभ होकर 1200 तक राजपूत काल के रूप में जानी जाती है। राजपूत काल के आविर्भाव के बाद राजस्थान भारत के इतिहास में मुख्य भूमिका प्राप्त करने लगता है, क्योंकि जो राजपूत राज्य भारत के अन्य क्षेत्रों से विलुप्त हो गए वो राजपूत राज्य राजस्थान में निरंतर रूप से बने रहे और स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान के 19 बड़े राज्यों और 2 छोटे राज्यों के पूर्वज सिद्ध हुए। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले राजपूतों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाना है। राजस्थान के राजपूत राज्यों में 3 बड़े राजवंश गिने जाते हैं। तीन बड़े उत्पत्ति के सिद्धांत गिने जाते हैं, जिनसे कि राजपूत राज्यों को एसोसिएट किया जाता है। उदयपुर के गुहिलोत, जोधपुर और बीकानेर के राठौड़, आमेर के कछवाहा सूर्यवंशी राजपूत माने जाते हैं। करौली के यादव और जैसलमेर के भाटी चंद्रवंशी राजपूत माने जाते हैं। अजमेर के चौहान अग्निवंशी राजपूत माने जाते हैं। राजपूत काल के आविर्भाव होने के पश्चात जिस राजपूत राजवंश ने उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पहचान प्राप्त की वह अजमेर का चौहान राजवंश था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पराजय के पश्चात भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट प्रारंभ होता है, जबकि राजपूत शासक को हराकर और दिल्ली पर अधिकार करके तुर्की सल्तनत की स्थापना होती है। तुर्की सल्तनत की स्थापना के पश्चात भारत में 2 विरोधी प्रवृत्तियां समान रूप से शक्तिशाली दिखाई देने लगती हैं। प्रथम, केंद्रीय सत्ता के द्वारा क्षेत्रीय शक्तियों को विजित कर अपने अधीन लाने की प्रवृत्ति तथा द्वितीय, क्षेत्रीय शक्तियों के द्वारा अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने की प्रवृत्ति। राजस्थान ने सल्तनत काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में महानतम सैनिक आक्रमणों का सामना किया। ये राजस्थान के चित्तौड़ और जालोर और रणथंभौर के महान तथा विध्वंसकारी सैनिक अभियानों के रूप में जाने जाते हैं। पराजय के पश्चात भी तुर्की सुल्तान स्थायी रूप से राजपूत राज्यों को अपने अधीन नहीं कर सके और जैसे ही तुर्की सत्ता केंद्रीय शक्ति के रूप में कमज़ोर होने लगी, राजपूत राज्य मजबूत शासकों के रूप में उभरे और क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में पहचान अर्जित की। इन राजाओं में मुख्य रूप से उदयपुर के महाराणा कुंभा, उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह और जोधपुर के राव मालदेव गिने जाते हैं, जिन्होंने न केवल केंद्रीय सत्ता के साथ सफलतापूर्वक लोहा लिया, वरन गुजरात और मालवा जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के ऊपर भी अपनी प्रधानता को स्थापित किया। सल्तनत काल के पतन के पश्चात मुगल सत्ता केंद्रीय शक्ति के रूप में आविर्भाव हुई और केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग और प्रतिरोध की प्रवृत्ति इस समय भी अनवरत रूप से दिखाई देती है, जबकि यह प्रतिरोध के बजाय सहयोग की ओर झुकती हुई दिखाई देती है। मुगल सम्राट अकबर की सूझबूझपूर्ण नीति के कारण राजस्थान के अधिकांश राजपूत राज्य मुगल साम्राज्य के प्रति सहयोगी के रूप में परिवर्तित हो गए, चाहे यह सहयोग बिना किसी प्रतिरोध के किया गया हो, जैसे कि आमेर के कछवाहा, बीकानेर के राठौड़ और जैसलमेर के भाटियों ने किया, या प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, जैसे कि महाराणा प्रताप के समय में महाराणा प्रताप आजीवन मुगल सम्राट अकबर से संघर्ष करते रहे, लेकिन उनके पश्चात उनके पुत्र अमर सिंह के समय में और मुगल सम्राट जहांगीर के समय में मुगल राजपूत सहयोग स्थापित हो गया। जोधपुर में राव चंद्रसेन
मुग़ल सम्राट अकबर से संघर्ष करते रहे, लेकिन चंद्रसेन के पराभव के पश्चात उनके उत्तराधिकारी मोटा राजा उदय सिंह ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली। बूंदी का राज्य भी मुग़लों का सहयोगी हो गया, प्रारंभिक प्रतिरोध के पश्चात राव सुरजनहाड़ा के नेतृत्व में। कहने का तात्पर्य यह है कि मुग़लों के काल में एक समन्वित राजनीतिक सत्ता की स्थापना होती हुई दिखाई देती है, जिसको राष्ट्रीय राज्य के नाम से भी अभिहित किया जाता है। ये गंगा जमनी संस्कृति अथवा राजनीतिक एकता उस समय तक बनी रही जब तक कि मुग़ल सम्राट औरंगजेब के समय में पुनः राजपूत और मुग़ल शासकों के बीच प्रतिरोध के बादल उमड़े और मुग़ल सम्राट कुछ दोनों के संबंधों में कुछ तनातनियाँ उत्पन्न हुई। खासतौर से आमेर, जोधपुर और उदयपुर के राज्यों के संबंध मुग़ल सम्राट के साथ बिगड़े। मुग़ल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया और मराठों ने प्रधान शक्ति के रूप में मुग़लों का स्थान लिया। राजस्थान के राजपूत राज्य, जो अब तक मुग़लों के संरक्षण में रहने के आदी हो चुके थे, अपने आंतरिक झगड़ों और प्रतिस्पर्धाओं को नहीं सुलझा सके और मराठों के संरक्षण में चले गए। मराठों का संरक्षण लाभदायक की बजाय हानिकारक अधिक सिद्ध हुआ और मराठों के नेतृत्व में राजस्थान का इतना अधिक आर्थिक शोषण किया गया कि उनके जीवनी शक्ति का स्रोत ही सूख गया। इसी समय भारत में ब्रिटिशों के नेतृत्व में एक नई सत्ता स्थापित हो रही थी, जिन्होंने अन्य शक्तियों के साथ साथ मराठाओं को भी सबसाइड किया और राजस्थान के राजपूत राज्य मराठाओं के संरक्षण से निकलकर ब्रिटिश संरक्षण में चले गए। सन 1818 से लगाकर 1823 के मध्य राजस्थान के लगभग सभी राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां करके ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली। ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के साथ साथ भारत में अनेक स्तरों पर ब्रिटिश के खिलाफ प्रतिक्रिया भी जारी थी और भारत के इतिहास में उसका प्रथम बड़ी घटना 1857 के गदर के रूप में उभरी। 1857 के गदर में राजस्थान ने अपनी भूमिका निभाई, जबकि राजस्थान के कोटा और जोधपुर और जैसे दो बड़े केंद्रों पर ब्रिटिश प्रतिरोध की रोमांचकारी और महान घटनाएं हुई। 1857 के गदर का दमन कर दिया गया, लेकिन राजनीतिक जागृति को नहीं दबाया जा सका और ब्रिटिश भारत के साथ साथ राजस्थान में भी राजनीतिक जागृति के बीज पनपने लगे। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारियों के साथ राजस्थान के अनेक क्रांतिकारियों ने सहयोग करके, मसलन केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान के राजनीतिक जागृति का नेतृत्व किया। तो तदुपरांत राजस्थान के किसान तथा जनजातियों ने अहिंसक आंदोलन किए। राजस्थान के भीलवाड़ा के बिजोलिया और बूंदी के बरड़ के अहिंसक किसान आंदोलन, जो गांधी की अहिंसात्मक विचारधारा के नेतृत्व में हुए थे, भारत के इतिहास की बड़ी घटनाएं हैं, जो कि अपनी अहिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध हुई। राजस्थान के जनजातियों का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। मोतीलाल तेजावत ने भी जनजातियों का अहिंसक रूप से नेतृत्व किया। 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में राजस्थान में अनेक पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई, जो कि जनता के हितों से संबंधित अनेक मुद्दों पर कार्य करने लगे और 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में राजस्थान के लगभग सभी राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। ये प्रजामंडलों ने अपने अपने राज्यों में अपने राजाओं के नेतृत्व में संवैधानिक शासन की स्थापना की मांग की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में प्रांतीय रियासतों के आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ मिल गए और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन बन गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रजामंडलों के नेतृत्व में राजस्थान के भारतीय संघ में विलय के
हेतु आंदोलन चले और राजाओं के द्वारा अंततः राजाओं को भारतीय संघ में विलय की स्वीकृति देनी पड़ी और भारत के राजस्थान के 19 बड़े राज्यों और 2 छोटे राज्यों को मिलाकर 30 मार्च 1948 को एकीकृत राजस्थान का गठन हुआ। ये एकीकृत राजस्थान 1954 के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के पश्चात पुनर्गठन के दौर से गुजरकर जबकि अजमेर को जिला बना दिया गया और आबू को गुजरात से लेकर राजस्थान में विलीन कर दिया गया, राजस्थान अपने वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया और उस समय से निरंतर उसी रूप में बने हुए हैं। ये प्रारंभ से लगाकर पाषाण काल से लगाकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के भारतीय संघ का अभिन्न अंग बनने तक के राजनीतिक इतिहास की राजनीतिक धारा है। ये समस्त घटनाक्रम विद्यार्थियों के अध्ययन का विषय है। इसके अलावा सांस्कृतिक इतिहास के रूप में कुछ संकल्पनाओं का अध्ययन किया जाना है, जैसे कि राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न स्कूलें किस प्रकार की थी, दुर्ग स्थापत्य किस प्रकार का था, साहित्य किस तरीके से था, धर्म और समाज सुधार आंदोलन जैसे कि आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन ने क्या भूमिका निभाई, राजस्थान में भक्ति और सूफी आंदोलन किस तरीके के थे। ये इस तरीके से एक निरंतर धारा के रूप में विद्यार्थियों को राजस्थान के इतिहास का अध्ययन किया जाना है, जो कि राजस्थान के इतिहास को संपूर्ण और सांगोपांग रूप से भारत के इतिहास के एक अंग के रूप में अध्ययन करना सिखाता है और उससे राजस्थान के इतिहास के प्रांतीय इतिहास के रूप में और भारतीय इतिहास के अंग के रूप में धारा स्पष्ट होती है। धन्यवाद।